आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जानकारी इन्फ्लुएंजा ए के बारे में। इन्फ्लुएंजा ए के कई सब ग्रुप्स होते हैं, H17 तक और N7 तक। वे इनके विभिन्न कॉम्बिनेशन विभिन्न प्रकार के वायरल इन्फेक्शन करते हैं। आज के समय में H1N1 जिसको कि स्वाइन फ्लू कहते हैं, वे H3N2 दो इन्फेक्शन ज़्यादा प्रचलित हैं। तो आज हम इनके बारे में आपको सतर्क रहने के लिए इनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से चिकित्सक इनका इलाज करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। 2009 में जब पेंडेमिक हुआ था स्वाइन फ्लू का, उस वक्त WHO ने इनके फेजेस बना दिए थे। फेज 1 से 3 खास तौर से ये ह्यूमन बींग्स में नहीं है, एनिमल्स में होता था और स्वाइन फ्लू के बारे में था। फेज 4 सस्टेन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब आदमी से आदमी में ट्रांसमिशन, विशेष तौर से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। और फेज 5 और 6 में इसको पेंडेमिक माना गया, जिसमें पूरे ह्यूमन बींग्स के अंदर मनुष्यों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन फैल जाए। इस तरीके की स्थिति कई बार आई है। जैसे स्वाइन फ्लू सबसे पहले मैक्सिको में हुआ और मैक्सिको से पूरे विश्व में फैला, और कुछ समय में इस प्रकार के पेंडेमिक होते रहते हैं। फिर एक फेज होता है पोस्ट वीक। पोस्ट पीक के अंदर क्या होता है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन कम होता जाता है, पर रोगी में वापस इन्फेक्शन होने का डर रहता है। उसे पोस्ट वीक पीक फेज कहते हैं। और पोस्ट पेंडेमिक फेज वो होता है जिसमें स्पोरेडिक थोड़े केस, कभी कभी केस आते रहते हैं, उसको पोस्ट पेंडेमिक फेज कहते हैं। तो इस वक्त पेंडेमिक स्थिति तो नहीं है, पर हाँ फेजेस के अंदर कुछ केसेस H1N1 के और H3N2 के अवश्य आ रहे हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मतलब कितने समय के अंदर मरीज को वायरस घुसने के बाद सिम्टम्स आते हैं। यूजुअली इसमें 1 से 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वह अधिक से अधिक होता है 7 दिन का। Infectious period is defined as a 1 day prior to the case illness and onset to 7 days after onset, यानी रोग के लक्षण प्रकट होने से 1 दिन पहले व रोग के लक्षण प्रकट होने के 7 दिन बाद के पीरियड को इन्फेक्शियस पीरियड कहते हैं। और इसका महत्व यह है कि इस पीरियड के अंदर दूसरों को इन्फेक्शन लगने का बहुत बड़ा डर रहता है। और एक चीज हरदम रोगी हमसे पूछते हैं कि यह वायरस चमड़ी पे आने के बाद या टेबल पे आने के बाद या रुमाल में लगने के बाद या ना शरीर के बाहर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। तो सामान्यतः यह वायरस बाहर निकलने के बाद, शरीर से बाहर निकलने के बाद लगभग 2 घंटे तक जीवित रहता है। इस बीमारी को लक्षण के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये रोगियों के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार की कैटेगरी में क्या सिम्टम्स होंगे, कब चिकित्सक के पास जाना है, चिकित्सक किस प्रकार का इलाज देगा, वह कितना महत्वपूर्ण है उसकी सलाह को मानना। कैटेगरी ए में सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं, जैसे जुकाम, गले में खराश, हल्की खांसी, शरीर में दर्द, सर में दर्द, पतले दस्त होना, उल्टी होना, पेट में दर्द सा महसूस होना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। एंड इस बीमारी में इस तरीके की कैटेगरी के अंदर सामान्यतया हम एंटीवायरल दवाई जो कि ओसेल्टामाविर है नहीं दी जाती है। इसमें कैटेगरी में सामान्यतया हम RT-PCR भी नहीं कराते, यानी वायरस के लिए न एंटीवायरस दवाई देते हैं व न वायरस को कंफर्म करने के लिए जांच कराते हैं, क्योंकि इंतजार की जाती है कि 3 दिन बाद तक सिम्टम्स रहेंगे कि नहीं। कैटेगरी बी के अंदर कैटेगरी ए के बाद के जो सिम्टम्स तो हैं ही, और उसमें बुखार तेज रहना
वह गले में कई बार रोगी कहते हैं कि हमारे छाले हो गए, बिल्कुल गला लाल हो गया, निगलने के अंदर तकलीफ हो रही है, दोनों तरफ गले पे हाथ लगाते हैं तो दर्द महसूस होता है। ऐसी स्थिति में मरीज का होम आइसोलेशन यानी दूसरों से अलग कर देना चाहिए। खास तौर से जो हाई रिस्क रोगी हैं उनको अलग कर देना चाहिए, और जो हाई रिस्क रोगी हैं उनमें अगर ये कैटेगरी बी के लक्षण हैं तो उनका एंटीवायरल दवाई और ओसेल्टामिविर से इलाज करना चाहिए। हाई रिस्क कौन है? बच्चे, 65 साल 60 साल से अधिक उम्र के रोगी, प्रेग्नेंट वुमन एंड पेशेंट जिनको पूर्व में भी फेफड़े का इन्फेक्शन है या हार्ट डिजीज है या लीवर डिजीज है या गुर्दे की बीमारी है, गुर्दा ट्रांसप्लांट करा हुआ है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ वो खा रहे हैं, उनके HIV या एड्स का रोग है, इस तरीके के रोगियों को हम हाई रिस्क रोगी कहते हैं। वे कैटेगरी बी में आते ही इनको एंटीवायरल दवा अवश्य दे देनी चाहिए। ऑल पेशेंट्स जितने भी रोगी हैं जो कैटेगरी के हैं वो अपने आप को घर में दूसरों से अलग रखें, पब्लिक प्लेस में नहीं जाएं। वह हाई रिस्क मेंबर्स अगर परिवार में हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या छोटे बच्चे हैं, कृपया करके आप उनसे अलग रहें। फिर आता है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश, खांसी, बलगम, ये सब तो है ही है। उसके साथ अगर उसमें सांस लेने की तकलीफ हो रही है, उसके छाती में दर्द हो रहा है, उसको सुस्ती सी आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उसका ब्लड प्रेशर अगर नीचे गिर जाए, उसके खैखार के अंदर खून आने लग जाए, वह उसका शरीर, होठ या नाखून नीले से दिखने लगे, तो यह बहुत सीवियर कैटेगरी है और इनको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। अगर रेड फ्लैग साइन किसी के अंदर आ रहे हैं तो ऐसे सभी रोगियों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करके और सपोर्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए, नहीं तो यह उसके लिए बहुत आगे जाके घातक साबित हो सकता है। सामान्यतया 3-4 दिन के अंदर बुखार कम हो जाता है, पर उसके बाद खांसी, हाथ पांव में फूटन, पेट में दर्द, थोड़ा उल्टी का सा महसूस होना, खाने की इच्छा नहीं रहना, कमजोरी अधिक हो जाना, ये लगभग 2 हफ्ते तक रहता है। इस प्रकार के रोगी बहुत आ रहे हैं जो हमको ये कहते हैं कि साहब किसी भी प्रकार से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। आप चिकित्सक से परामर्श लें, वह उनसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। बात आती है कि किसको हम हाई रिस्क कहें। बहुत छोटे बच्चे जो गोदी में रहने वाले बच्चे हैं, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन, खास तौर से जो स्कूल में जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो 65 साल से अधिक की उम्र के हैं, प्रेगनेंसी की गर्भवती महिलाएं, क्रोनिक फेफड़े की बीमारी वाले, गुर्दे की बीमारी वाले, लीवर की बीमारी वाले, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, HIV के पेशेंट, इन सब के लिए विशेष जो ये ग्रुप विशेष ग्रुप है जिसका विशेष आइसोलेशन की ज़रूरत है या अपने आप को इनको बचाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हॉस्पिटल के रेजिडेंट्स हैं, जैसे नर्सिंग होम के रेजिडेंट्स हैं, नर्सिंग होम का नर्सिंग स्टाफ है और सपोर्ट स्टाफ है, ये सब हाई रिस्क में हैं इन्फेक्शन लगने के में। तो अतः इनको बचाव के लिए भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर बीमारी बढ़ रही है, ये रोगी कैसे पता करे? परसिस्टेंट हाई फीवर, 3 दिन से अधिक बुखार रहे, तेज बुखार रहे, सांस में तकलीफ हो, खैखार में खून आने लग जाए, खैखार का रंग बदलने लग जाए, उसका ब्लड प्रेशर कम होने लग जाए, बच्चा, छोटा बच्चा जिसको हम पसली चलना कहते हैं, उसके पसली चलना शुरू हो जाए, नींद, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस फील होने लग जाए, उसके डिहाइड्रेशन हो जाए यानी पानी की कमी हो जाए शरीर में, चक्कर आने लगे, घबराहट हो, बेचैनी हो, एकदम पेशाब की मात्रा कम हो जाए, ऐसी परिस्थिति में तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना आवश्यक होता है।
खास तौर से जब बात आती है कि ऐसे मरीजों का इलाज कैसे करें, आप चिकित्सक को करें। चिकित्सक आपको एंटीवायरल देगा, आप किसी भी प्रकार की झिझक न रखें। अगर चिकित्सक ने लिखा है एंटीवायरल तो अवश्य लें। चिकित्सक आपको दूसरा ट्रीटमेंट देंगे, बुखार उतारने की दवाई देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, कमजोरी बहुत ज़्यादा है तो बी कॉम्प्लेक्स देंगे, आपको राय देंगे कि आप भाप लें, नमक के पानी के गरारे करें, कुछ चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव और रंग डला हुआ होता है उनका सेवन नहीं करें, उनसे खांसी बढ़ जाती है। और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको मेजर्स बताएंगे, या तो दवा के रूप में देंगे तो एंटीवायरल दी जाती है ओसेल्टामिविर 75 मिलीग्राम की गोली होती है, कैप्सूल होता है जो एक सुबह एक शाम 5 दिन दिया जाता है। एक जैनामिविर आके रोटा कैप्स आते हैं जिनको कि खींचा जाता है मुंह से, 5 मिलीग्राम के आते हैं, 2 सुबह 2 शाम को लिए जाते हैं। वे यही बचाव के लिए भी दिए जाते हैं। बचाव के लिए हम ओसेल्टामिविर 75 मिलीग्राम दिन में एक बार देते हैं उन सबको जो कि रोगी के कांटेक्ट में आए हैं, यानी रोगी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद अगर उसके कांटेक्ट में आए हैं तो उनको कीमोप्रोफाइलैक्सिस दी जाती है। तो ये अवश्य ध्यान रखें कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं रोगी के उनको आप चिकित्सक को बताएं, चिकित्सक उनको कीमोप्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव के लिए दवा देंगे। छोटे बच्चों के अंदर विशेष तौर से उनके वजन के हिसाब से ओसेल्टामिविर दी जाती है। 15 किलो से कम वाले को 30 मिलीग्राम, 15 से 23 किलोग्राम वाले को 45 मिलीग्राम, 24 से 40 किलोग्राम के बच्चे को 60 मिलीग्राम और 40 किलो से अधिक के बच्चे को जो एडल्ट की डोज है, बड़े लोगों की डोज है, वो दी जाती है। तो इस बारे में आप अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें। दूसरे ट्रीटमेंट जो हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, 90 से नीचे चले जा रहा है, आप नीले पड़ रहे हैं, उस परिस्थिति के अंदर आपको ऑक्सीजन दी जाएगी। आपको लगता है चिकित्सक को कि आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन है, गाढ़ा खैखार आ रहा है, खैखार में खून आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, उस स्थिति के अंदर एंटीबायोटिक भी दी जाती है। नहीं तो एंटीवायरल में या वायरल के इन्फेक्शन में एंटीवायरल का ही रोल है, एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। इसमें स्टेरॉइड्स शुरू में नहीं दिए जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि सांस की तकलीफ बढ़ती जा रही है, उस परिस्थिति में मुंह से खींचने के लिए व पेट में सेवन करने के लिए भी हम स्टेरॉइड देते हैं। कुछ रोल है इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दवाइयों का, वो चिकित्सक आपको अगर उचित समझेंगे तो अवश्य देंगे। अगर ऐसा चिकित्सक को लगेगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो उस स्थिति में और सपोर्टिव केयर भी आपको दी जाएगी। अगर सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है और कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी वाली डिजीज नहीं है जैसे डायबिटीज, लीवर, ये तो रिस्क बहुत कम रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स रोजाना इलाज लेने के बाद भी बढ़ते जा रहे हैं, आप तुरंत चिकित्सक के पास जाइए। आपको लगता है कि दवा लेने के बावजूद भी सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं तो आप जरूर आरटीपीसीआर करा करके डिजीज कंफर्म करवाएं। और इसके बावजूद भी जो कैटेगरी सी की स्थिति अगर पैदा होती है तो तुरंत हमको हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। सबको वापस 5 दिन का इलाज खत्म होने के बाद एक बार चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चिकित्सक अगर कहे तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराने चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स आपके बढ़ते जा रहे हैं तो आपको ज़रूर H1N1 और H3N2 वायरस इन्फेक्शन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि आपके परिवार के दूसरे सदस्य जो लोग रोगी से मिले हैं उन लोगों के लिए भी हम कुछ उपाय कर सकें। अब प्रश्न आता है कि इस हाई रिस्क है कौन? डॉक्टर्स जो मरीज देख रहे होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो आपका आरटीपीसीआर या दूसरे ब्लड के टेस्ट लेते हैं, वो लोग हाई रिस्क में हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बैठते हैं, स्कूल में बच्चे स्कूल बस में बैठते हैं, ऑटो रिक्शा में बैठ करके जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान के ऊपर बच्चे इकट्ठे होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स जो क्लासरूम के अंदर क्लोज क्लासरूम में बैठते हैं, हॉस्टलर्स
कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जो एक साथ ग्रुप में बैठते हैं, ये सब हाई रिस्क के अंदर आते हैं। इनको स्प्रेड होने का बहुत बड़ा डर रहता है इन्फेक्शन का। और ऐसे कौन से स्थान हैं जब H1N1 या H3N2 इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे कौन से स्थान हैं जहां संभव हो सके तो हमें नहीं जाना चाहिए? जैसे AC मॉल्स जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद रहते हैं, जैसे सिनेमा हॉल जो कि चारों तरफ से बंद रहते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर कोशिश करें, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में न बैठें। फेस्टिवल गैदरिंग्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी फेस्टिवल के अंदर 1000 आदमी इकट्ठे हों, या किसी मेले के अंदर आप जाएं, या किसी इस प्रकार के स्थान पे जाएं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही हो। ख़ास तौर से स्कूल टीचर्स को, हॉस्टल्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर देने चाहिए कि किसी भी ऐसे बच्चे को वो क्लास में न घुसने दें जिससे कि दूसरे बच्चों को उससे इन्फेक्शन लगे। और एक अब बात पूरी सार्वजनिक है, हर आदमी को मालूम है, कोविड के बाद तो बहुत अच्छे से मालूम है कि हमको मास्क अभी भी लगाना चाहिए। अभी वह समय नहीं गया है कि आप मास्क नहीं लगाएं। सब पेशेंट्स विद इन्फ्लुएंजा, क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स, लैब टेक्नीशियंस, टीचर्स इन द स्कूल, नर्सिंग स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, क्लास सपोर्ट स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल्स, जितने अधिक से अधिक आप मास्क लगा करके रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अपना हाथ बार बार सैनिटाइज करेंगे, अपने हाथ को आप नाक, आँख या मुंह पे बार बार नहीं लगाएंगे, भोजन से पहले हाथ बहुत अच्छे से साफ करेंगे, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इस बीमारी के स्प्रेड को भी रोकेंगे, और इस बीमारी की आप में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसके दुष्प्रभाव शरीर पे होने वाले हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। धन्यवाद। इतनी जानकारी आप अगर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें तो H3N2 और H1N1 से किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, और किस तरीके से रोग पे नियंत्रण कर सकते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।